प्रिय विद्यार्थियों, मैं रवीन्द्र सरन माथुर, सहायक आचार्य आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध EFM राजकीय शाकंभर स्नातकोत्तर महाविद्यालय सांबर लेक जयपुर आपका आज के इस ई लेक्चर में स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, पिछले ई लेक्चर्स में हमने बीकॉम तृतीय वर्ष के अंतर्गत EFM विषय की पेपर ग्रामीण विकास एवं सहकारिता का अध्ययन आरंभ किया था। विद्यार्थियों, इसके अंतर्गत हमने बाद में सहकारिता का अध्ययन भी आरंभ किया और सहकारिता के अध्ययन में हमने पढ़ा सहकारिता का अर्थ क्या है, सहकारिता की परिभाषाएं क्या हैं, 4 प्रकार की, सहकारिता की विशेषताएं क्या हैं, सहकारिता के उद्देश्य क्या हैं, सहकारिता के लाभ हमने पढ़े और हमने सहकारिता के सिद्धांतों का अर्थ और उनकी परिभाषाएं भी पढ़ी। आज के ई लेक्चर में हम सहकारिता के सिद्धांतों का विकास कैसे हुआ उसका इतिहास जानेंगे। विद्यार्थियों, जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि सहकारिता के सिद्धांतों का विकास किस प्रकार हुआ, तब तक हम सहकारिता के सिद्धांतों को नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए आज हम ये जानेंगे कि सहकारिता के सिद्धांतों का विकास किस प्रकार हुआ। तो विद्यार्थियों, हमने पिछले ही लेक्चर में पढ़ा था कि रॉकडेल में 28 बुनकरों ने मिलकर 21 दिसंबर 1844 को एक सहकारी उपभोक्ता भंडार का आरंभ किया था और उन्होंने इसके लिए पहली बार सहकारिता कुछ सिद्धांतों का प्रतिपादन किया और वो सिद्धांत सहकारी आंदोलन के प्रारंभिक व मूल सिद्धांत थे। तो उन्होंने 8 सिद्धांतों का विद्यार्थियों प्रतिपादन किया था। पहला था, तो विद्यार्थियों आज हम इसको देखते हैं। सबसे पहले विद्यार्थियों उन्होंने रॉकडेल पॉइंटर्स ने 8 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। पहला सिद्धांत उनका था प्रजातांत्रिक नियंत्रण, यानी सहकारी संस्था लोकतांत्रिक आधार पर चलेगी। दूसरा, खुली सदस्यता। तीसरा, पूंजी पर निश्चित ब्याज। चौथा, क्रय पर लाभांश। पांचवा, नकद व्यापार। छठा, शुद्ध व अविशुद्ध पदार्थों की पूर्ति। सातवां, शिक्षा की व्यवस्था और 8वां, धार्मिक तथा राजनीतिक तटस्थता। अब विद्यार्थियों, हम सहकारिता के सिद्धांतों का किस प्रकार विकास हुआ हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। हमने देखा कि रॉकडेल अग्रगामी यानी रॉकडेल पॉइंटर्स जिसे कहलाते थे, उन्होंने 8 प्रकार के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। इसके बाद 1862 जर्मनी में ग्रामीण कृषि सहकारी साख समिति का आंदोलन रेफेसियन ने चलाया। जर्मनी के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण कृषि सहकारी साख आंदोलन रेफेसियन ने चलाया, जो सहकारी आंदोलन के प्रणेता माने जाते हैं। जो सहकारी आंदोलन के जो जर्मनी के विख्यात सहकारी आंदोलन के प्रणेता रेफेसियन, इन्होंने ग्रामीण कृषि सहकारी साख समितियों को सफल बनाने के लिए कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए। इनके सिद्धांत रॉकडेल अग्रगामियों से मिलते जुलते थे, तो हम इनके सिद्धांतों को पढ़ते हैं। तो इनका पहला सिद्धांत था राज्य की सहायता से आत्म सहायता। राज्य की सहायता से आत्म सहायता। ये इनका पहला सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत था इनका सीमित कार्यक्षेत्र। इन्होंने समितियों का कार्यक्षेत्र सीमित रखा। सीमित कार्यक्षेत्र।
तीसरा इनका सिद्धांत था लाभ का संचय में हस्तांतरण, यानी लाभ का संचय में हस्तांतरण। ये लाभ का संचय में हस्तांतरण करने के पक्षधर थे। हस्तांतरण चौथा इनका जो सिद्धांत था वो था अंशों के अभिधान के बिना सदस्यता, यानी अंशों के अभिधान के बिना सदस्यता। अंशों के अभिधान की जो शर्त है वो यहां नहीं थी। अंशों के अभिधान के बिना, अंशों के अभिधान के बिना सदस्यता। के बिना सदस्यता। पांचवी जो इनका पांचवा सिद्धांत था वो था असीमित लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी। छठा सिद्धांत इनका था व्यवसाय सदस्यों तक सीमित। व्यवसाय सदस्यों तक सीमित रहना। तक सीमित। और सातवां सिद्धांत इनका था कि सहकारी समिति सेवा भावना से कार्य करेगी। सेवा भावना से कार्य संचालन। सेवा भावना से कार्य संचालन। तो इनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत थे, पहला राज्य की सहायता से आत्मसहायता, ये राज्य की सहायता में भी विश्वास रखते थे। सीमित कार्य क्षेत्र रखा इन्होंने। ये कहते थे कि सहकारी साख समिति का कार्य क्षेत्र सीमित रहना चाहिए, लाभ का संचय में हस्तांतरण करना चाहिए, अंशों के अभिधान के बिना सदस्यता देनी चाहिए, असीमित दायित्व रखना चाहिए सहकारी समिति का, व्यवसाय सदस्यों तक सीमित रखना चाहिए और सेवा भावना से कार्य संचालन होना चाहिए। यानी रेफेसियन, फ्रेडरिक रेफेसियन, जिन्होंने जर्मनी में कृषि ग्रामीण साख समिति आंदोलन चलाया, उनके निम्न सिद्धांत हमने आपको बताया। तो लेकिन इस जब इन्होंने कृषि ग्रामीण सहकारी आंदोलन चलाया जर्मनी में, दूसरी तरफ शुल्जे डेलिश ये इन्होंने शहरी सहकारी साख समिति का आंदोलन जर्मनी में ही चलाया। तो इन्होंने भी कुछ सिद्धांत दिए जो रेफेसियन से थोड़े भिन्न थे। तो आइए विद्यार्थियों देखते हैं कि इन्होंने क्या सिद्धांत। तो विद्यार्थियों शुल्जे डेलिश जो शहरी सहकारी साख समिति का आंदोलन जिन्होंने चलाया, उन्होंने भी सिद्धांत दिए। उन्होंने शहरी सहकारी साख समिति का आंदोलन प्रारंभ किया। तो उनके पहला सिद्धांत था निजी अथवा सार्वजनिक बाह्य सहायता के बिना आत्मसहायता, यानी वो बाह्य सहायता में, बाहरी मदद की में विश्वास नहीं रखते थे। तो उनका पहला सिद्धांत था निजी अथवा सार्वजनिक बाह्य सहायता के बिना आत्मसहायता। ये पहला उनका सिद्धांत था, जबकि रेफेसियन राज्य सहायता में विश्वास करते थे। तो पहला सिद्धांत है यहां पे, पहला सिद्धांत है निजी अथवा सार्वजनिक। निजी अथवा सार्वजनिक तो पहला का सिद्धांत था निजी अथवा सार्वजनिक बाह्य सहायता के बिना आत्मसहायता। दूसरा सिद्धांत था अधिक विस्तृत कार्य क्षेत्र। रेफेसियन
की अपेक्षा उनका जो कार्य क्षेत्र था वो अधिक विस्तृत रखते थे। वो कहते थे सहकारी समिति का कार्य क्षेत्र अधिक विस्तृत होना चाहिए। तीसरा उनका जो सिद्धांत था वो था लाभ का व्यवहारों के अनुपात में विभाजन। लाभ का व्यवहारों के अनुपात में विभाजन कर देना चाहिए। चौथा, अंशों पर ऊंची दर से ब्याज देना चाहिए। पूंजी पर, अंशों पर ऊंची दर से ब्याज। पांचवा, सीमित दायित्व। और छठा सिद्धांत था व्यापार में विशिष्टीकरण। और सातवां था लाभ के 10% का संचय कोष में हस्तांतरण करना चाहिए। यानी पहला जो उनका सिद्धांत था वो था बाह्य सहायता के बिना आत्मसहायता। बाह्य सहायता के बिना आत्मसहायता, यानी बाह्य सहायता के बिना आत्मसहायता के बिना आत्मसहायता। दूसरा जो उनका सिद्धांत था वो था अधिक विस्तृत कार्यक्षेत्र। अधिक विस्तृत कार्यक्षेत्र। तीसरा उनका जो सिद्धांत था वो था लाभ का व्यवहारों के अनुपात में विभाजन। लाभ का व्यवहारों के अनुपात में विभाजन। चौथा सिद्धांत उनका था अंशों पर ऊंची दर से ब्याज। पांचवा उनका सिद्धांत था सीमित दायित्व। वो असीमित दायित्व नहीं रखना चाहते थे, सीमित दायित्व। ये रेफेसियन से भिन्न है। छठा उनका जो सिद्धांत था वो था व्यापार में विशिष्टीकरण। व्यापार में विशिष्टीकरण। और सातवां, लाभ के 10% का संचय कोष में हस्तांतरण। लाभ का 10% संचय कोष। यानी उनके 7 सिद्धांत हमने बताए। शुल्ज़िए डैनिश, ये जर्मनी में शहरी सहकारी साख समितियों के आंदोलन के प्रणेता थे। और इन्होंने निम्न 7 सिद्धांत दिए जो रेफेसियन से थोड़े भिन्न थे। बाह्य सहायता के बिना आत्मसहायता, अधिक विस्तृत कार्य क्षेत्र, लाभ का व्यवहारों के अनुपात में विभाजन, अंशों पर ऊंची दर से ब्याज, सीमित दायित्व, व्यापार में विशिष्टीकरण और लाभ का 10% संचय कोष। तो इस प्रकार विद्यार्थियों ने देखा कि 3 प्रकार के सिद्धांत हो। एक तो रॉकडेल अग्रगामियों के सिद्धांत, एक रेफेसियन के सिद्धांत और एक शुल्ज़िए डैनिश के सिद्धांत। तो रॉकडेल के सिद्धांतों की बात करें तो पहला सिद्धांत है खुली एवं ऐच्छिक सदस्यता, दूसरा जनतांत्रिक नियंत्रण, तीसरा पूंजी पर सीमित ब्याज, खुली सदस्यता, तीसरा पूंजी पर निश्चित ब्याज लेना, चौथा क्रय पर लाभांश लेना, पांचवा नकद व्यापार, छठा शुद्ध एवं
अमिश्रित पदार्थों की पूर्ति, 7वां शिक्षा की व्यवस्था और 8वां धार्मिक तथा राजनीतिक तटस्थता। इसके विपरीत या इसके कह सकते हैं इसके साथ में रेफिसियन के सिद्धांत देखें तो उनके सिद्धांत थे राज्य की सहायता से आत्मसहायता, सीमित कार्य क्षेत्र, लाभ का संचय में हस्तांतरण करना, अंशों के अभिधान के बिना सदस्यता, 5वां असीमित दायित्व, 6ठा व्यवसाय सदस्यों तक सीमित रखना और 7वां सेवा भाव से कार्य संचालन। वहीं शुल्जे डेलिस के सिद्धांत थे निजी अथवा सार्वजनिक बाह्य सहायता के बिना आत्मसहायता, अधिक विस्तृत कार्य क्षेत्र, लाभ का व्यवहारों के अनुपात में विभाजन, अंशों पर ऊंची दर से ब्याज, सीमित दायित्व, व्यापार में विशिष्टीकरण और लाभ के 10% का संचय में हस्तांतरण। सहकारी आंदोलन के सिद्धांत मूलतः एक दूसरे से भिन्न हैं। कुछ देशों ने परिस्थितियों में इन सिद्धांतों में आवश्यक परिवर्तन किए हैं, लेकिन रॉकडेल के सिद्धांतों का, रॉकडेल अग्रगामियों के सिद्धांतों का विद्यार्थियों विशेष प्रभाव रहा। इन सिद्धांतों को फ्रांस की औद्योगिक सहकारिता, जर्मनी की डेयरी सहकारिता, इजराइल की कृषि सहकारिता व एशियाई देशों की बहुउद्देशीय सहकारी समितियों में खुले दिमाग से अपनाया है। सिद्धांतों को उपयुक्त सिद्धांतों में थोड़ी भिन्नता होने के पश्चात भी मूलभूत अंतर नहीं है। वास्तव में ये सिद्धांत समान उद्देश्यों पर आधारित है, जैसे समान हितों व आवश्यकता वाले व्यक्तियों की खुली सदस्यता, एक व्यक्ति एक मत द्वारा जनतांत्रिक प्रबंध, धार्मिक तथा राजनीतिक प्रभाव से सहकारिताओं का मुक्त होना तथा शैक्षणिक व नैतिक प्रवृत्तियां। रॉकडेल अग्रगामियों ने उपभोक्ताओं के संरक्षण हेतु नकद व्यापार पर हम देखेंगे कि उन्होंने बल दिया, जबकि परंतु रेफेसियन व शुल्जे डेलिस नकद व्यापारिक व्यवहारों पर जोर नहीं दे सके, क्योंकि उन्होंने सहकारी संस्थाओं की स्थापना साख संस्थाओं के रूप में की। तो इस प्रकार से हमने 3 प्रकार के सिद्धांत देखे। इसके पश्चात हमने देखा कि रॉकडेल के सिद्धांतों का विश्व में सर्वत्र बोलबाला रहा। सन 1921 में अंतरराष्ट्रीय सहकारी संघ इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ने रॉकडेल सिद्धांतों को स्वीकार किया। 1921 में रॉकडेल के सिद्धांतों को अंतरराष्ट्रीय सहकारी संघ ने स्वीकार किया और इसी संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय सहकारी संघ ने इन सिद्धांतों को व्यापक रूप देने का बाद में निश्चय किया। इसके लिए 1937 में एक समिति का गठन भी किया गया। इस समिति ने सहकारी सिद्धांतों को 2 भागों में विभाजित कर दिया। तो अब हम देखेंगे कि 1937 में जब अंतरराष्ट्रीय सहकारी संघ इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ने एक समिति का गठन किया, समिति ने सहकारी सिद्धांतों को 2 भागों में विभाजित किया। एक तो सारभूत अथवा अनिवार्य सिद्धांत, दूसरे ऐच्छिक सिद्धांत। पहले सिद्धांत क्या है? अनिवार्य सिद्धांत। तो विद्यार्थी जो पहले सिद्धांत है यहां पे वो है अनिवार्य सिद्धांत। अनिवार्य सिद्धांत, अनिवार्य सिद्धांत। अनिवार्य सिद्धांत। अनिवार्य सिद्धांतों में विद्यार्थी पहला सिद्धांत है खुली सदस्यता, दूसरा प्रजातांत्रिक नियंत्रण, तीसरा क्रय पर लाभांश और चौथा पूंजी पर सीमित ब्याज। तो इन 4 सिद्धांतों को
उस समय समिति ने बताया कि ये अनिवार्य सिद्धांत है। पहला क्या है? खुली सदस्यता। खुली सदस्यता। दूसरा प्रजातांत्रिक नियंत्रण। प्रजातांत्रिक नियंत्रण। तीसरा क्रय पर लाभांश। क्रय पर लाभांश। पहला खुली सदस्यता, दूसरा प्रजातांत्रिक नियंत्रण, तीसरा क्रय पर लाभांश, चौथा पूंजी पर सीमित ब्याज। पूंजी पर सीमित ब्याज। पहला खुली सदस्यता, दूसरा प्रजातांत्रिक नियंत्रण, तीसरा क्रय पर लाभांश, चौथा पूंजी पर सीमित ब्याज। ये अनिवार्य सिद्धांत कहना है। अनिवार्य सिद्धांत। तो विद्यार्थियों ये उन्होंने बताया कि ये अनिवार्य सिद्धांत है और एक ऐच्छिक सिद्धांत है। ऐच्छिक सिद्धांत 3 है, वो है धार्मिक एवं राजनीतिक तटस्थता, नकद बिक्री करना और तीसरा शिक्षा का प्रसार करना। तो ये 3 सिद्धांत कौन से? धार्मिक, राजनीतिक तटस्थता, ऐच्छिक सिद्धांत। पहला धार्मिक तथा राजनीतिक तटस्थता। दूसरा नकद बिक्री। नकद बिक्री। और तीसरा शिक्षा का प्रसार। तो विद्यार्थियों ऐच्छिक सिद्धांत तो ये रहे और ये अनिवार्य सिद्धांत क्या है? खुली सदस्यता, प्रजातांत्रिक नियंत्रण, क्रय पर लाभांश, पूंजी पर सीमित ब्याज और ऐच्छिक सिद्धांत धार्मिक तथा राजनीतिक तटस्थता, नकद बिक्री और शिक्षा का प्रसार। ये 1937 में जो समिति गठित की थी अंतरराष्ट्रीय सहकारिता संघ ने, अंतरराष्ट्रीय सहकारी संघ ने, उसके अनुसार ये वर्गीकरण। बाद अंतरराष्ट्रीय सहकारी संघ ने इस समिति के सुझाव को स्वीकार करते हुए इन सिद्धांतों को संघ पर लागू किया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व के अनेक देशों में राजनीतिक तथा सामाजिक परिवर्तन हुए। इन परिवर्तनों के बाद सहकारिता का महत्व और भी बढ़ गया, लेकिन सहकारिता का बढ़ता हुआ आकार इसकी प्रबंध व्यवस्था के लिए चुनौती बन गया। अतः सहकारी क्षेत्र में अनेक नए गुणात्मक एवं संख्यात्मक परिवर्तन किए गए। विकसित देशों ने इस व्यवस्था को प्रगति का आधार माना, जबकि विकासशील देशों ने इसे आर्थिक विकास के लिए आवश्यक तत्व के रूप में सहकारिता को स्वीकार किया। अनेक विद्वानों व अर्थशास्त्रियों ने सहकारी व्यवस्था को स्वीकार करने पर जोर दिया। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहकारिता का मिश्रित व समन्वित स्वरूप दृष्टिगोचर होने लगा। मिश्रित स्वरूप से हमें सहकारिता उभर के आई। विश्व के सहकारों ने यह आवाज उठाई कि सहकारी सिद्धांतों को सही स्पष्टीकरण किया जाए, ताकि यह ज्ञात हो सके कि कौन से सिद्धांत आवश्यक है जिन्हें अनिवार्य रूप से स्वीकार किया जाए तथा कौन से सिद्धांत अनावश्यक है।
अंतरराष्ट्रीय सहकारी संघ ने 1963 में प्रोफेसर डी.जी. कर्वे के नेतृत्व में की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया, जिसने 1966 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस प्रतिवेदन में सभी सिद्धांतों को समान महत्व इस प्रतिवेदन में सभी सिद्धांतों के समान महत्व को स्वीकार करते हुए आवश्यक एवं अनावश्यक सिद्धांतों का अंतर समाप्त किया। इस प्रकार 1966 में ये जो अंतर था, आवश्यक तथा अनिवार्य तथा ऐच्छिक, ये समाप्त किया गया। एक आयोग बना जिसके अध्यक्ष प्रोफेसर डी.जी. कर्वे थे। तो विद्यार्थियों, हमने आज की ई लेक्चर में पढ़ा कि सहकारिता के सिद्धांतों का विकास किस प्रकार हुआ। हमने पढ़ा रॉकडेल के सिद्धांत, रेफेसियन के सिद्धांत और शुल्जे डेलिश के सिद्धांत। शुल्जे डेलिश इनके सिद्धांत, यानी 3 प्रकार के सिद्धांतों का अध्ययन किया। हमने पढ़ा किस प्रकार से रॉकडेल के सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय सहकारिता संघ ने अपनाए, अंतरराष्ट्रीय सहकारी संघ ने अपनाए, बाद में एक समिति बनाई, उसने वर्गीकरण किया 2 प्रकार से, बाद में उसे एक आयोग बना डी.जी. कर्वे की अध्यक्षता में, उसने इस वर्गीकरण को समाप्त किया। तो विद्यार्थियों, आज के ई लेक्चर में हमने पढ़ा किस प्रकार सहकारिता के सिद्धांतों का विकास हुआ, और हमने पढ़ा रॉकडेल के सिद्धांत, रेफेसियन के सिद्धांत, शुल्जे डेलिश के सिद्धांत। आगे के ई लेक्चर में हम आगे का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, आज के ई लेक्चर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।